देखो उसका तो बड़ा सिंपल बनना है। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लार्जेस्ट एटम कौन सा होगा, तो लेफ्ट टू राइट आपको पता है कि साइज डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो आप ऐसे देखो ना कि पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। तो अगर मैं हाइड्रोजन से यहाँ पे चलना स्टार्ट करूंगा, आई मूव फ्रॉम हाइड्रोजन, तो ये सिचुएशन है। देखो अभी ये फ्रेंचियम आता है ना, फ्रेंचियम वाली लाइन में तो कोई है ही नहीं आगे 7th पीरियड में। अब ये देखो ना यहाँ पे, अगर मैं इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे हीलियम होता है कहीं, राइट? तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, टॉन, तो वो जो रेडॉन आएगा वो तो इसी लाइन में आ जाएगा बस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, राइट? तो ये तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये जो फ्रेंचियम है इसका तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज होगा ही होगा, लार्जेस्ट एटम। इट हैज टू बी लार्जेस्ट एटम। एक मिनट रुको यार, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ये लार्जेस्ट एटम होगा। फिर जब हम कभी भी जब हम ऐसे फेनोमेनन्स की बात करते हैं, ऑल दोज फेनोमेनन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट होता है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पे जितने भी रेडियो एक्टिव स्पीशीज है, ऑल द रेडियो एक्टिव स्पीशीज, अब जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। वाई? पार्डन? अरे एक मिनट में साइज की बात ही नहीं कर रहा हूँ यार, हम जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जहां पे भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वहां पे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। भाई हाँ, मतलब वो तो बेसिकली लगातार अपना न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, राइट? एनायन फॉर्मेशन, कैटायन फॉर्मेशन से कोई लेना देना ही नहीं होता उनका। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट है वहां पे हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे, इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एवरीबॉडी इज क्लियर? तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई लार्जेस्ट, यहीं पे ले जाते हैं, तो इफ आई टॉक अबाउट कि लार्जेस्ट कैटायन कौन सा होगा, तो कौन सा होगा बोली? सीजियम प्लस होगा ना, फ्रेंचियम प्लस तो नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ, इट हैज टू बी सीजियम प्लस, राइट? अच्छा, इसी तरीके से लार्जेस्ट एनायन की अगर मैं आपसे बात करना शुरू करूंगा, तो देखिए बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट लार्जेस्ट एनायन, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं उसको, इफ आई टॉक अबाउट लार्जेस्ट एनायन तो वही होगा ना एफ, सीएल, बीआर और आई। देखिए हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, यहाँ पे तो इसके बगल में जीनॉन है, राइट? वो तो एनायन नहीं बनाएगा ना। और मुझे टॉप टू बॉटम, अच्छा राइट साइड में मुझे इसलिए जाना पड़ेगा, अच्छा इसके पीछे कौन है वो भी देख लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये भी एनायन नहीं बनाएगा, सेमी मेटल या मेटल की कैटेगरी में आ जाता है। टेलुरियम है ना, ये भी एनायन नहीं बनाता। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, कुल मिला के जो एनायन बनाएगा वो टॉप टू बॉटम में तो मिलेगा ही केवल ये, मतलब लास्ट वाला जो भी पीरियड है। मुझे लास्ट वाले पीरियड में जाने में तो इंटरेस्ट है क्योंकि मैं लार्जेस्ट एनायन ढूंढ रहा हूँ। बात समझ में यार, वो तो उसमें तो क्यों आईडी नहीं है और कोई यही नहीं, राइट? अगर आप इसके और पीछे जाओगे तब तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी से दिखाई देगा। नाइट्रोजन वाले फैमिली के अंदर यहाँ बिस्मत होता है, बिस्मत तो वैसे मेटल की कैटेगरी में आ जाता है, ये तो वैसे ही कुछ नहीं करेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर ना? यहाँ पे तो वैसे बी आई होगा, तो मेरे पास ले लेगा ये एनायन बनाने वाला एक ही तो एलिमेंट बचाया, अब ये आयोडीन, तो लार्जेस्ट एनायन तो आयोडीन ही होना चाहिए ना, मतलब आई माइनस, दिस हैज टू बी लार्जेस्ट एनायन। बात समझ में आई आप लोगों को? दिस हैज टू बी लार्जेस्ट एनायन। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस, राइट? लार्जेस्ट एनायन मिल गया, लार्जेस्ट कैटायन मिल गया और लार्जेस्ट एटम मिल गया। अब जरा स्मॉलेस्ट वाला भी ढूंढ लेते हैं। अब स्मॉलेस्ट वाले के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। स्मॉलेस्ट एटम कौन सा होगा? हाँ, मतलब हाइड्रोजन एटम होगा, क्योंकि हीलियम की तो वैन डर वाल्स रेडियस है ना, राइट? अक्रॉस, मतलब ऊपर जाना पड़ेगा और वैसे आइडियली राइट साइड में जाना चाहिए, लेकिन राइट में जाने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि हीलियम की तो वैन डर वाल्स रेडियस है, तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो दिस हैज टू बी स्मॉलेस्ट एटम, ये वाला हो गया स्मॉलेस्ट एटम।
एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? सभी लोगों को क्लैरिटी है? अच्छा, अब स्मॉलेस्ट का टाइम एच प्लस ही हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी है। स्मॉलेस्ट का टाइम ऑल्सो हैज टू बी एच प्लस, क्लियरली दिखाई दे रहा है क्योंकि स्मॉलेस्ट cation is H plus, परफेक्ट है। स्मॉलेस्ट cation is H plus। अब स्मॉलेस्ट anion का क्या करूं चैतन्य? व्हाट शुड वी टॉक अबाउट नाउ? स्मॉलेस्ट anion, इसका क्या किया जाए? हाउ शुड वी टॉक अबाउट दिस? पार्डन? एक काम करते हैं, अपन पढ़ते जाते हैं। फिलहाल से 10 मिनट का आपको टाइम दूंगा, स्लाइड साइड स्क्रॉल करके आप लोग नोट भी कर लेना और उस टाइम वो रिवाइज भी हो जाएगा, तो कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ लेंगे, ठीक रहेगा ना? राइट, तो एक बार दोबारा से रिकैप हो जाएगा और दैट वुड क्रिएट अ मोर कंफर्ट जोन, उस टाइम नोट भी करते जाना। हाँ, तो स्मॉलेस्ट anion का क्या है? देखो, मैंने स्मॉलेस्ट anion में नॉट डिफाइंड क्यों लिखा था, वो रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को पता है? किसने देखे नहीं वीडियो लेक्चर? तो उसमें होगा ना, तो चैतन्य के मोबाइल पे देखना चाहिए था। ब्रेन में क्लैरिटी तो ये तो न्यूरो सर्जन से मिलना पड़ेगा, नहीं? अगर स्टेप 1 पे चैतन्य से मिल लो तो अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो आगे देखो। नॉट डिफाइंड का बेसिकली फंडा ये है कि जब आप एनायन का फॉर्मेशन करते हो, एनायन का फॉर्मेशन अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा टिपिकल चीज है, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। फॉर्मेशन ऑफ एनायन इटसेल्फ ही कह रहा होता है कि जैसे एनायन फॉर्म किया, इवेंचुअली व्हाट आर यू डूइंग? इवेंचुअली व्हाट आर यू डूइंग इज कि मेरे पास में सपोज ये एक कैटायन है, अब यहाँ पे मान लो मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, मेरा न्यूक्लियस है और उसके आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बनाया मैंने। अब एनायन जब फॉर्म कर रहे हो तो एक और इलेक्ट्रॉन आप लेके आ रहे हो और इस सिस्टम के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तो अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं जो रेड सर्कल ले रहा हूं, तो रेड सर्कल है, रेड सर्कल के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा ना? समझ में आ गया होगा किस वजह से कह रहा हूं। अब रेड सर्कल के अंदर अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन साइज को बढ़ाएगा, राइट? अब ये जो पॉइंट आ जाता है ना कि साइज को बढ़ाएगा, यहाँ पे देखिए मैं इंटेग्रल से मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हाउ मच इट विल इंक्रीज द साइज। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो जितने फोर्स ऑफ रिपल्शन होंगे उतना एब्रप्टली साइज को इंक्रीज कर देगा। इन सम केसेस वी हैव सीन कि जो आर एच माइनस है वो नियरली इक्वल टू आर सी एल के बराबर हो जाती है। एब्रप्ट एक्सपेंशन होते हैं भाई एनायन फॉर्मेशन के टाइम पे, तो मैं बता नहीं सकता बेसिकली, कोई पीरियडिक ऑर्डर नहीं लगा सकता उसके ऊपर, क्योंकि एक्सपेंशन एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है और फिर आप इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर रहे हो उसके अंदर। किस केस में? नहीं, शेल कितने क्रिएट होंगे पॉइंट वो नहीं है, और इशू शेल की वजह से नहीं है, इशू फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, राइट? जो इतना फोर्स ऑफ रिपल्शन का अप्लाई होगा, जैसे H नेगेटिव होता है, ये जो H नेगेटिव है दैट इज द रीजन कि H नेगेटिव इज नोन टू, अभी से H नेगेटिव है, जैसे अगर आप वैसे कहोगे स्मॉलेस्ट एनायन तो द आइडियल मोस्ट आंसर शुड बी अगेन H नेगेटिव, बट द पॉइंट इज कि जो H नेगेटिव होता है दिस इज मोस्ट अनस्टेबल एनायन, एंड द रीजन इज वेरी क्लियर कि H का जो साइज होता है, H का खुद का साइज इज वेरी स्मॉल साइज, खुद तो बहुत छोटे साइज का होता है, डू यू एग्री विद दिस? राइट ना? और खुद अगर ये बहुत छोटे साइज का होता है, कांट अफोर्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इट, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफोर्ड ही नहीं कर पाता वो बेचारा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कांट अफोर्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इट। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा मैंने वर्ड इजीली यूज किया है क्योंकि बेसिकली आप एनायन फॉर्मेशन कर रहे हो ना, तो अपने उतने छोटे साइज के ऊपर उतनी ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है उसके अंदर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? राइट? नहीं, एक मिनट रुको ना, तो अब जैसे वो उसको नहीं अफोर्ड कर पाता है और इसी वजह से उसका H नेगेटिव का साइज मैंने बताया, इन सम केस इट इज इवन इक्वल टू Cl,
लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को, राइट? तो दैट इज द रीजन वी आर सेइंग कि यार स्मॉलेस्ट एनायन डिफाइन मत करो, लार्जेस्ट एनायन तो डिफाइन करो। तो एक्सपांशन हो रहा है तो अच्छी बात है ना लार्जेस्ट के लिए, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉलेस्ट एनायन डिफाइन करने का कोई पॉइंट नहीं है, अननेसेसरी उसके अंदर कोई ना कोई चीजें इरेगुलर रहेंगी आप अगर कुछ भी डिफाइन कर दोगे तो, एंड विल वेरी फ्रॉम केस टू केस बेसिस। बात समझ में आई आप लोगों को? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस, राइट? ओके, अभी आगे बढ़ते जाते हैं। नोट करने के लिए टाइम दूंगा ना, उस टाइम पे आप रिकैप भी हो जाएंगे सारी सारी साइड से एक करके, नोट कर लेना प्रॉपर्ली, दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। कौन से क्वेश्चन? उसके बाद 1 बजे 2 चीजें याद दिलाना, जैसे एक तो टेस्ट पेपर डिस्कस करना है आपने को, और एक आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है ना, तो अभी हम लोग 1 बजे, हाँ कैसे स्टेप कहाँ से बीच में आ गया आप, ये क्या चीज है? तो बेसिकली अगर आप मुझसे पूछोगे तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट वैसे याद रख सकते हो कि Z ग्रेटर देन 82 पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, all those elements are radioactive at Z greater than 80. बात समझ में? वो वैसा एज इट इज याद रख सकते हो। देखो तो एक काम करते ना, उसमें तो काम की चीजें अलग अलग लिखते हैं। पहली चीज तो एनर्जी इज अब्सॉर्ब, डेफिनेशन लिखने से बेटर काम की चीज लिखते हैं। पहली चीज तो एनर्जी वुड बी अब्सॉर्ब, एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस। फर्स्ट थिंग एनर्जी इज अब्सॉर्ब, सेकंड इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एब्सॉर्ब ऑब्लिक रिक्वायर्ड लिख देते हैं, एब्सॉर्ब ऑब्लिक रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए ना, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसेज एटम होना चाहिए। और फोर्थ आपस में इसको बात करनी है क्लास के बाद ही। और फोर्थ थिंग इज ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। दीज आर द 4 कंस्ट्रेंट्स। इन 4 कंस्ट्रेंट्स में जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। वो एक अलग चीज है कि आप लोगों ने ऐसे बोर मॉडल में अभी तक जो भी पढ़ा हुआ होगा, अभी तो देखते रहिए, आप लोगों ने बोर मॉडल में शायद ये पढ़ा हुआ होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू इनफिनिटी माइनस E1, ये पढ़ा? ओके, नाउ व्हेन यू डू इज इक्वल टू इनफिनिटी माइनस E1 तो इनफिनिटी 0 हो जाता है। जब इनफिनिटी 0 हो जाता है वी राइट इट एज इक्वल टू माइनस E1, तो ऑल दैट इज फाइन। तो ये जो चीज है इससे केवल इनफिनिटी माइनस E1 से केवल इतना समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ और एनर्जी कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड है। नीचे वाली दोनों चीजें इससे क्लियर नहीं होती, नीचे वाली 2 चीजें जब तक नहीं होती उसको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहा जाता है। दैट्स द पॉइंट। बात समझ में आई आप लोगों को? व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन कम्युनिकेटेड। आइसोलेटेड गैसेज एटम होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, उससे आप निकालिए इलेक्ट्रॉन, फिर देन इनफिनिटी माइनस E1 इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। आप एटम की स्टेट तो डिफाइन करोगे, उसके हिसाब से एनर्जी चेंज हो जाएगी। एक आइसोलेटेड गैसेज एटम है, एक बहुत सारे फोर्सेस के बीच में, ऑब्वियसली डिफरेंट एनर्जीज देनी पड़ेंगी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए। दैट इज वन। नाउ व्हेन आई राइट m गिविंग m plus electron, now further m plus giving m2 plus electron, fine, and then m2 plus giving m3 plus electron. I think I am talking about this first ionization energy, this second ionization energy, and this third ionization energy of what? m की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के कंटेक्स्ट में मैं इस समय आप लोगों से बात कर रहा हूं। डू यू एग्री विद दिस? परफेक्ट है। नाउ द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे आपको बताता हूं। फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, वन पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, when I write for a particular element, what do I mean by this? इस बात को समझिए। साइंटिफिकली आई मीन कि मैंने Z को फिक्स कर दिया, Z इज फिक्स नाउ, Z इज कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कैरेक्टराइज उसका एटॉमिक नंबर करता है, राइट? तो नाउ आई फिक्स द Z, so for a particular element I3 greater than I2 greater than I1, और ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिख देता
ऑलवेज, हमेशा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, ऑलवेज का मतलब यही होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्टर, किसी भी और फैक्टर को छोड़ करके। और रीजन मेरे ख्याल में क्लियर होगा आप लोगों को, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ राइटिंग दिस? हाँ जी, नहीं क्यों रीजन? अरे I3 की जब देखो, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप लोग एक काम करो, पहले यहाँ तक नोट करो, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। बोर्ड खत्म हो गया, मुझे दूसरा देना पड़ेगा, यहाँ तक नोट कर लो अगर आप लोग। यहाँ तक नोट करो जो मैंने आयनाइजेशन लिखा, देन आई विल टेक इट आउट। तो देखिए बेसिकली वो डिस्कशन की, अब जैसे अभी मैंने बताया आपको I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। अब ऐसा इस वजह से होता है बिकॉज एक पर्टिकुलर स्पीशीज, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर एलिमेंट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर एलिमेंट, मैंने आपको बताया Z इज फिक्स, साइंटिफिकली बात करते हैं अपन तो Z को मैंने फिक्स कर दिया, एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस। अब अगर मैंने Z को फिक्स कर दिया है पॉजिटिव, अच्छा एक मिनट रुको, वो बताया नहीं है ना मैंने तुम्हें, इसलिए तुम लोगों को आइडिया नहीं है। देखो कभी भी नॉट ओनली आयनाइजेशन एनर्जी, आगे आगे कंप्लीट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी फेनोमेनल को डिसाइड करने के लिए दो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट्स होता है। जैसे मैं एक रिएक्शन है, मान लो A गिविंग A++ इलेक्ट्रॉन, राइट, इसको हम दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। पहला डिसीजन जजमेंट तो हो सकता है एज ऑफ, ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए, एज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए। और एक हो सकता है दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ A+, 1 2। द पॉइंट इज कि एक तो मैं ये सोच सकता हूं कि ए से इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से या कितना मुश्किल से निकलेगा, इस हिसाब से मैं डिसाइड कर सकता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी। और एक मैं ये सोच सकता हूं कि A+ की स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी। द पॉइंट इज कि अगर A+ ज्यादा स्टेबल होगा तो रिलेटिवली ज्यादा आसानी से बन जाएगा, और ज्यादा आसानी से बन जाएगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन मूव होने शुरू हो जाएंगे। तो दैट वे मैं कहूंगा कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली कम हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। हमेशा अभी सबसे पहले तो आगे जाकर के आप जो करेंगे वो तो अलग बात है, दैट आल्सो आई विल टेल यू राइट नाउ, बट एज ऑफ नाउ तो आप फैक्टर 2 के बारे में सोचेंगे ही नहीं। एटलीस्ट इन आयनाइजेशन एनर्जी सही है, दोनों फैक्टर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन आयनाइजेशन एनर्जी थिंक अबाउट वन ओनली। और इवेंचुअली जब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन आयनाइजेशन एनर्जी थिंक अबाउट वन ओनली, जब इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब फोकस ऑन रिएक्टेंट ओनली, केवल रिएक्टेंट के बारे में फोकस कीजिए आप, बाकी चीजों के बारे में अभी आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, सेकंड वाला हम तब यूज करते हैं कि फर्स्ट वाले से कुछ जजमेंट नहीं हो पा रहा होता है कंपैरेटिव रिएक्शंस के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट ईयर जैसे आप सेकंड वाला ही यूज करेंगे लगातार, तो सेकंड वाला एक्चुअली गलत नहीं है, लेकिन बेसिकली अब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना किससे, निकालना तो रिएक्टेंट से ही है ना। तो अगर डायरेक्टली उससे जजमेंट हो रहा है देन व्हाई शुड आई थिंक ऑफ अबाउट एनी अल्टरनेटिव अप्रोचेस। समझ में आया आपको? दिस आई टोल्ड यू बिकॉज़ आई हैव सीन lots of people unnecessarily confused thinking about A+ while deciding ionization energies। तो उसको आपको थिंक ऑफ करने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना। बात समझ में आ रही है आप सभी को? एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट? ओके, नाउ द पॉइंट इज, अब जैसे मैं आपसे बात करता I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, तो Z तो हो गया फिक्स। When I talk about this statement I3 greater than I2 greater than I1, obviously for a particular element, दोबारा मेंशन नहीं कर रहा, ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन है जरा आप मुझे बताएंगे, रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? वेरी गुड, यहाँ पे M है, यहाँ पे M+ है और यहाँ पे M2+ है। अब यार सिंपल सी चीज है, Z तो कर दिया आपने फिक्स्ड। अब आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है, as positive charge increases sigma decrease होगा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है ना, तो सिग्मा कम होगा, सिग्मा कम होगा और जेड फिक्स्ड है। अब यहाँ पे देखो जेड इज फिक्स्ड एंड सिग्मा इज डिक्रीजिंग, तो जेड स्टार बढ़ेगा, तो जेड स्टार अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ये चीज अप्लाई की है मैंने, एंड दैट इज एप्लीकेबल इन रेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये क्लियर है? राइट। अच्छा, अब ये तो इसके बारे में बात हो गई। नाउ वन मोर पॉइंट, I1 नहीं I2 ऑफ M इज इक्वल टू I1 ऑफ M प्लस। ये समझ में आता है आपको? सबको समझ में आता है? जानी समझ में बताते रहिएगा, नोटबुक तो भी एंड में आप कर ही लेंगे। I2 ऑफ M इज इक्वल टू I1 ऑफ M प्लस। ये समझ में आ रहा है आप सभी? एवरीबॉडी ठीक है, चलो ये परफेक्ट है। तो इसी तरीके से मतलब आगे की भी चीजें हो जाएंगी कि I3 ऑफ M विल बी इक्वल टू M I1 ऑफ, वेरी गुड, ये परफेक्ट। अब एक और चीज ध्यान से मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एवरीबडी एग्रीज विद दिस? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, which force of attraction is in turn directly proportional to charge and inversely proportional to size। यही होता है ना? तो अब अगर इसका पीरियोडिक वेरिएशन हम देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट, पहले आप मुझे बताइए कि डीएफ क्या होता है? व्हाट इज द डीएफ लेफ्ट टू राइट? बोलते हैं, सुन रहा हूं मैं। डोमिनेटिंग और डिसाइडिंग फैक्टर, जिसके हिसाब से हम सारे डिसीजंस लेते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं ना प्रॉपर्टी को। तो डीएफ क्या होता है लेफ्ट टू राइट? अरे यार मैंने तुम लोगों को बताया था कि टॉप टू बॉटम डीएफ हमेशा साइज होता है, यहाँ पे हमेशा जेड स्टार होता है, चार्ज फैक्टर और साइज फैक्टर। और ये भी मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट बेसिकली साइज के अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं होता और डाउन द जेड स्टार नियरली सेम रहता है। जिस चीज का जिस साइड में ज्यादा वेरिएशन होता है वो डीएफ बन जाता है, राइट ना? याद रखिए सारी की सारी चीजें। हाँ, तो लेफ्ट टू राइट डीएफ जेड स्टार। अब लेफ्ट टू राइट जेड स्टार क्या होता है? बढ़ता है घटता है? इंक्रीज, वेरी गुड। जेड स्टार बढ़ेगा, जेड स्टार बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा आपके हिसाब से? वेरी गुड, इट विल ऑल्सो बी गेटिंग इंक्रीज। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, अब आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? कम हो जाएगी, वेरी गुड। अभी दे दूंगा ना एक साथ, पहले थोड़ा सा कंटेंट कंप्लीट हो जाए फिर मैं देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे को ब्रेक नहीं मिलेगा। तो अभी जब तुम नोट करोगे तो मैं वड़ा पाव खाने वाला हूँ, तो थोड़ा कंटेंट ज्यादा होना चाहिए ना, नहीं तो वड़ा पाव मैं आधा खाऊंगा और तुम कहोगे कंप्लीट कर लिया, गड़बड़ हो जाएगा, है ना? हाँ, तो ये तो गया रेगुलर ऑर्डर। इरेगुलरिटीज, लेट्स टॉक अबाउट इरेगुलरिटी। वैसे मैं 130 तक भी ले सकता है, ऐसी कोई वो नहीं। अरे मैं बड़ा अच्छा आदमी है, उनसे बात कर लेंगे अब लोग मिलके एज अ टीम बात करेंगे, यू नो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना? हाँ, तो इरेगुलरिटीज, तो इरेगुलरिटीज के बारे में अब बात करते हैं। इरेगुलरिटीज में फर्स्ट इरेगुलरिटी तो वही है डी ऑर्बिटल एंड एफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर बस मैं केवल इतना लिख रहा हूं, फैक्टर ए मान लो हो गया रेगुलर ऑर्डर वाला और फैक्टर बी मान लो यहाँ पे हो गया पुअर सिग्मा वाला। दो फैक्टर बताए थे ना मैंने साइज के अंदर आपको, फैक्टर ए रेगुलर वाला, फैक्टर बी ए पुअर सिग्मा वाला। आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर देखो साइज में तो बी और ए लगभग बराबर हो जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर बी इज जस्ट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए। इंटेंसिटी बता रहा हूं फैक्टर की। तो पुअर सिग्मा वाला फैक्टर जो होगा ये क्या करेगा? पुअर सिग्मा वाला फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाएगा घटाएगा, क्या करने वाला? ये आयनाइजेशन एनर्जी को डेफिनेटली बढ़ाने वाला है। और रेगुलर ऑर्डर क्या करने वाला? ये आयनाइजेशन एनर्जी को कम करने वाला है। तो अब क्या होना चाहिए? नेट आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन एंड इक्वल हो जानी चाहिए ना, मतलब या तो ज्यादा होगी या ऑलमोस्ट सेम रहेगी।
तो बेसिकली एल्यूमिनियम और गैलियम में से अब आयनाइजेशन एनर्जी आपके हिसाब से किसकी ज्यादा होनी चाहिए? हाँ, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, राइट। रेगुलर ऑर्डर से वो डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट इंक्रीज हो गई। और इसी तरीके से अपना वो कौन से दो थे यार, वो इंडियम थैलियम ले लो ना, इंडियम थैलियम, जर्कोनियम, हॉफनियम, इनमें भी यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट ना। और यूट्रियम लैंथेनियम में क्या होगा? हाँ, इसमें तो यही होगा, एंड दिस इज रेगुलर ऑर्डर। आई होप एवरीबडी एग्रीज। इसके अंदर किसी को कोई डाउट आउट नहीं? फाइन। सेकेंड इरेगुलरिटी, सेकेंड इरेगुलरिटी होता है आयनाइजेशन एनर्जी में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे पहले इस बात को समझा, सीन लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन की इस फैक्टर की इंटेंसिटी क्या है। पहले फैक्टर की इंटेंसिटी रेड कलर से बता रहा हूं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर वैलिड या फैक्टर एप्लीकेबल अप टू एडजेसेंट एलिमेंट ओनली, केवल और केवल एडजेसेंट एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल है वो। ये बात समझ में आई आप लोगों को? केवल एडजेसेंट मतलब कुछ तो बताएंगे इससे। देखो, पहली चीज तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी आप लोगों के हिसाब से? हाँ, नहीं, लॉजिक बताओ ना। आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लॉजिक। लॉजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, यू नो। हाँ, दोबारा बोलिए प्लीज। हाँ हाँ, तो अगेन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, इट्स अ गुड पॉइंट, वी हैव टू थिंक ऑफ अबाउट रिएक्टेंट ओनली। अब अगर यहाँ पे तुम प्रोडक्ट के हिसाब से सोचना शुरू करोगे तो इस फैक्टर को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने क्यों कहा था कि प्रोडक्ट का कुछ नहीं सोचेंगे? क्योंकि अब जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है किसी की, और आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देख ली जाए, तो कुछ सेंस ही नहीं बनेगा, कुछ अजीब से ही आंसर आएगा। गेटिंग माय पॉइंट, राइट? इसीलिए मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि यार अभी कुछ नहीं सोचेंगे प्रोडक्ट के रिएक्टेंट की बात करें तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि रिएक्टेंट की अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा ना। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को मैं डिस्टेबलाइज ही तो कर रहा हूँ इवेंचुअली डाउन द लाइन। एवरीबॉडी एग्री? ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने बोला, इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, देन आई विल टेक इट आउट। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? जल्दी बोलो। ये क्लियर है सभी को? फाइन, चलो तो इसको अपन आगे ले चलते हैं। सी नाउ द पॉइंट इज वेरी क्लियर, सिंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो यार कुछ ऐसा होगा, पहले तुम मुझे बताओ सेकंड पीरियड के अंदर तुम्हें कुछ आइडिया है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किस किस की होती है? एक मिनट, ज्यादा आइडिया नहीं होगा, मैं लिख देता हूं एंड होप यू विल एग्री। बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। डू यू एग्री विद दिस? आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। NH2 config, NH2 NP3, NH2 NP6, कोई हाफ फेल्ड या फुल फेल्ड वाले केसेस, इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये ठीक है, राइट? जिस स्टेप पे समझ में नहीं आया बोलते आएगा तो फिर आगे नहीं समझ में आएगा। अब अगर मैं कंपेयर करता हूं बेरिलियम और बोरोन को, किसकी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी? बेरिलियम की। वाई? कॉन्फ़िगरेशन, एडजेसेंट एलिमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यार एक काम करता हूं, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं इसको, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। बेरिलियम बोरोन हो गया। अगर मैं कंपेयर करता हूं बोरोन और कार्बन को, अब किसकी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी? तो कार्बन की होगी ना, रेगुलर ऑर्डर है, लेफ्ट टू राइट। अगर मैं कंपेयर करता हूं अब बेरिलियम और कार्बन को, अब क्या होगा? कार्बन का होगा, एडजेसेंट एलिमेंट थोड़ी है यहाँ, वो तो केवल आसपास वालों के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ लिथियम और बेरिलियम को, अब क्या होगा? बेरिलियम। एंड द रीजन इज, अरे लेफ्ट टू राइट यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, लेफ्ट टू राइट जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? रेगुलर ऑर्डर है वो तो, लागू प्रायोरिटी होनी चाहिए, कौन सी चीज क्यों कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, इसी तरीके से नाउ यू स्टार्ट टेलिंग मी कि कार्बन नाइट्रोजन में रीजन, हाँ मतलब लेफ्ट टू राइट ही रहो ना, जरूरत ही नहीं है ना। हाँ,
तो लेकिन लेफ्ट टू राइट वैसे ही बढ़ रहा है ना नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन फ्लोरीन में नॉन एडजेसेंट एलिमेंट है यार, रेगुलर ऑर्डर। फ्लोरीन नियॉन में सिंपल लेफ्ट टू राइट। ऑर्डर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी लिख सकते हैं अपन पूरा ऑर्डर। लिथियम से स्टार्ट होगा, लिथियम, फिर बेरिलियम नहीं आएगा, बोरोन आएगा, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन नहीं आ गया, ऑक्सीजन आएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। तो द ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इन सेकंड पीरियड। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? कोई डाउट? तो शायद मेरे बड़ा पाव खाने का टाइम हो गया है ना। तुम लोग क्रोमियम टू कॉपर, मैंने बताया नहीं था, इरेगुलरिटी तो नहीं है लेकिन हाँ ये क्वेश्चन वाइज काफी काम का क्वेश्चन। व्हेन वी मूव फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s1 वेरी गुड। और कॉपर की? बहुत ही बढ़िया। तो इससे देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल करके आ रही है। पेयरिंग स्टार्ट्स, पेयरिंग कंप्लीट्स। पेयरिंग स्टार्ट हो रही है और पेयरिंग कंप्लीट हो रही है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? D5 में सारे अनपेयर, D10 में सब पेयर्ड। ओके, अब आप मूव कीजिए क्रोमियम टू कॉपर। फैक्टर नंबर इज, अगर आप मुझसे रेगुलर ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या होगा? साइज कम होना चाहिए। फैक्टर नंबर बी, पेयरिंग क्या करता है? पेयरिंग मेरे हिसाब से फोर्स ऑफ रिपल्शन को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना। पेयरिंग मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन सिमिलर चार्जेस में। फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर ज्यादा होगा तो साइज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? साइज बढ़ेगा ना। डू यू पीपल एग्री विद दिस? राइट। अब अगर यहां से साइज, अब सिंपल सी चीज है वही, ए नियरली इक्वल टू बी, राइट। हाँ, तो देयरफॉर RCr2 R कॉपर नियरली रिमेन्स सेम। एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली रिमेन्स सेम। बात समझ में आई? राइट। उसको नोट करना, कल ही आ करो साथ में, या मैं ठीक है 120 के बाद टाइम दे दूं। बताओ किस तरह से मुझे सॉल्व करना चाहिए उसको। मतलब देखो सबसे पहली स्टेप जो होती है ना, वेदर इट इज साइज है व्हाटएवर इट इज, या पीरियोडिक टेबल में उस स्पीशीज की पोजीशन निकालो। व्हाट डू आई मीन टू से, मैं आपको यहाँ बताता हूँ रेड कलर से। नियॉन जैसे यहाँ पे मान लो, ऑब्लिक लगा के यहीं पे लिखो Na+ भी तो इधर ही होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइज, और O2- भी यहीं पे होगा, और इनके जस्ट नीचे Cl- हो। अब तुम ये देखो, जस्ट इसको रियलाइज करो कि लेफ्ट साइड में जो लिखा है, राइट में जो लिखा हुआ है, इन दोनों को देखने के बाद ही कितना डिफरेंस आ जाता है बेसिकली सॉल्यूशन के स्टार्टिंग पॉइंट में। दिख ही रहा है कि यार ये जो Cl- है ये तो बड़ा होना ही चाहिए। अरे तो साइज देखो Cl- तो आ गया नंबर 1 पोजीशन पर। अब जो रिमेनिंग है ये, अच्छा ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी नियॉन, अच्छा शेल तो सेम हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, और नियॉन की वैन डेर वाल्स रेडियस है ना। अच्छा अब इसका जो आंसर होगा ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। देखो एक मिनट रुको, चलो पहले मैं वो ये बता रहा था उसको मैं कंप्लीट करता हूँ, देन आई विल कम टू दिस इंटरेस्टिंग थिंग। बेसिकली नियॉन की यहाँ से वैन डेर वाल्स रेडियस है, बाकी दोनों की आयनिक है, तो वैन डेर वाल्स तो ऑब्वियसली आयनिक से ज्यादा ही होगी, राइट। तो इसके जल्द बाद नेक्स्ट पोजीशन पे आ गया नियॉन। उसके बाद में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए शायद हमने पढ़ा हुआ है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। तो
ऑक्सीजन 2 माइनस और Na+ में Z किसका जा रहा है? पीछे आएगा ना, तो O2 माइनस यहां पे आ गया और Na+ यहां पे आ गया। बात समझ में? तो पहले शेल कंपेयर किया, फिर वैन डर वाल और फिर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। आप ये ध्यान रखिए, हम लोगों ने जो रेगुलर ऑर्डर और इरेगुलरिटीज जो पढ़ी है उसके अंदर हमने बाकी सब इंक्लूड कर लिया। अब आप रैंडम फैक्टर कहीं पे भी अप्लाई नहीं करेंगे, आप केवल एक ही चीज अप्लाई करेंगे जो अप्लाई करना ना आपने थ्योरी पढ़ते टाइम अप्लाई कर लिया है ना, राइट, और बहुत ही सिस्टमेटिकली अप्लाई किया है, फैक्टर्स की इंटेंसिटी डिफाइन की है पहले वहां पर, तो रैंडमली आप कुछ भी कहीं पे भी अप्लाई नहीं करेंगे, जो जस्ट अप्लाई किया रेगुलर ऑर्डर क्या है और इरेगुलरिटी क्या है, राइट, क्योंकि बाकी सब कुछ उसके अंदर कर दिया है हमने। हाँ, बात समझ में आ गई आप सभी? क्लियर? कोई डाउट? नोट करते आया करो ना, नोट करते आया करो यार, तुम सब नोट करो। और चेतन में तुम एक काम करो, उसके अंदर मिस्टेक ढूंढो। ट्रेजर हैंड, ट्रेजर हैंड आगे जन देखो, ये है इसका करेक्ट ऑर्डर। अब बताओ कैसे? ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। बेसिकली आप नियॉन और ऑक्सीजन 2 माइनस में तो ऑब्वियसली कंपेयर नहीं कर सकते, एक की वैन डर वाल रेडियस है और एक की वो एनायनिक रेडियस है। यार बताया तो था एनायंस में अब्रप्ट एक्सपांशन होता है, तो कितना होगा, और वो भी ये मतलब 2 नेगेटिव चार्ज है, तो कितना एक्सपांशन हुआ होगा, मतलब 2 नेगेटिव कैसे बना होगा सोचो जरा। O माइनस पे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हुआ, ये जो O2 माइनस है कैसे बनेगा? एक ही तरीका है इसके बनने का, O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग O2 माइनस, और कोई तरीका नहीं है, राइट। तो आप एनायन पे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर चुके हो, वहां कितने अब्रप्ट एक्सपांशन हुए होंगे कुछ पता नहीं है, और नियॉन की वैन डर वाल रेडियस है, तो ऐसे थोड़ी कंपेयर कर सकता हूँ दोनों। बल्कि आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो एनायनिक वाले को ही ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, बट हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आपको। यू कांट कंपेयर बिटवीन दीज टू। सीएल से ज्यादा क्यों होगा? दोनों एनायन है तो वहां तो शेल का ही डिफरेंस है, सेम शेल पे बात थोड़ी कर रहे हो। अरे तो शेल का ही डिफरेंस है, जब शेल ही अलग अलग हो गया तो फिर तो बात ही अलग हो गई, और दोनों एनायन है वैसे भी। बात समझ में आई आप लोगों को? दैट इज द पॉइंट। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वहां पे क्या आंसर दिया है मुझे नहीं पता, बट